हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर के जो आपके पास पंचायती राज एक्ट आ रहे हैं 1989 के, उस पर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबका वेलकम करें। प्लीज़ आप कंफर्म कर देंगे सारे दोस्त की आवाज़ वगैरह आपको अच्छे से आ रही है। जितने साथी जुड़े हैं सबका वेलकम करें सर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये क्लास। आपके आने वाले JKSB पंचायत सेक्रेटरी यानी VLW के एग्जामिनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए सर, बिना किसी देरी की क्लास स्टार्ट करें। क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए। पूछा जा रहा है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स कंप्राइज विद इन द एरिया पंचायत एट द विलेज लेवल। बताइए सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसे आप कहेंगे? एक बॉडी आ रही है जिसमें पर्सन आ रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं आपके इलेक्टोरल रोल्स में, जो विद इन द एरिया ऑफ पंचायत आ रहे हैं विलेज लेवल पर। तो ऑप्शन आपके पास दिए जा रहे हैं, आंसर दीजिए। वेलकम कर रहे हैं सब दोस्तों को जितने देख रहे हैं सर। न्यूटोनो जी, JKSB MCQ साहब जी, आपके इरफान साहब। तो आंसर क्या आना चाहिए सर? नन अदर देन क्वेश्चन 1 के लिए बिल्कुल जी, ग्राम सभा। बहुत अच्छे, रफ्तार से आंसर दीजिए। डैश ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। तो ये आपका ये क्वेश्चन JKSB ने पूछे हुए है, CBT एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोले जी। महवेश सिराज जी, PDF बिल्कुल आपको मिलेंगे। इसका आंसर हमें बताइए सर। जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में पूछा जा रहा है कि कौन डील करता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत के साथ। तो पावर्स एंड फंक्शंस के साथ कौन डील करेगा? नन ऑफ चैप्टर नंबर 3। ठीक है जी, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे वो BDC के साथ डील कर रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ डील कर रहा है। चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करेंगे, पावर फंक्शंस आप जब जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग वगैरह के हो गए उसके साथ डील कर रहा है। और अगर आप पार्ट नंबर 8 देखेंगे तो वो किसके साथ डील करता है मेरे दोस्त? प्रॉपर्टी और फाइनेंस, जब आप बात करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल? कौन सा आपके पास चैप्टर डील कर रहा है किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास JKSB का पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन JKSB का वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। बोले जी। ठीक है अनुज खजूरिया जी, बेहतर है। जिस तरह से आप दोस्त कहेंगे वैसे क्लास आपको चलते रहेंगे। तो इसका आंसर हमें बताएंगे सारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप आंसर देना चाहेंगे? तो अभी पीछे आप पढ़ के आए सर, नन अदर देन, हाँ जी, चैप्टर नंबर 6, बिल्कुल बहुत अच्छे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज एंटाइटल्ड एज म्यूनसिपालिटीज? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पार्ट है जिसमें आपके पास टाइटल मिल रहा है किसका? म्यूनसिपालिटीज का। बोलिए जी। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन क्लोज हैं तो ये 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप आंसर क्या देना चाहेंगे? म्यूनसिपालिटीज आपको कहाँ मिलेंगे? 2 चीज़ें आप एक साथ पढ़ते हैं, एक तो पंचायतीस हो गए 9 के लिए और 9A दैट इज पार्ट नंबर, ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बेहतर बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। इन विच आर फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड? पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में कब एस्टेब्लिश किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जो पहला जो सेटअप हुआ था ये आपके पास कहाँ हुआ था ये पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर मद्रास में हुआ था, क्योंकि तब उसका नाम मद्रास ही आता था। ठीक है जी, सेटअप कब हुआ था? पूछा जाए सेटअप कब हुआ तो आप बोलेंगे सर सेटअप तो आपके पास 1687 में सेटअप हुआ था, लेकिन जो इनाग्रेशन इसकी हुई थी वो आपके पास सितंबर 29 1688 को हो रही है। तो ऑप्शन 4 जो है सही बन जाएगा। कहाँ हुआ है? तो मद्रास आप लेंगे, सेटअप 1687 में, इनाग्रेशन सितंबर 29 1688। क्वेश्चन 6 द सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट्स एंड अर्बन डेवलपमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल काउंसिल पूछा जा रहा है लोकल गवर्नमेंट्स का और अर्बन डेवलपमेंट का बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है नीचे दिए गए किस आर्टिकल के माध्यम से? तो ये क्वेश्चन भी आपके पास JKSB का ही है। ये JKSB PY का क्वेश्चन है, बिल्कुल जी, इसका आंसर देंगे सारे दोस्त। क्वेश्चन 6 के लिए आप आंसर क्या देना चाहेंगे सर? बेहतर बेहतर, बोलिए सर। आर्टिकल पूछा जाए कि सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल नंबर, तो क्या देना चाहेंगे सर? आर्टिकल नंबर क्वेश्चन 6 के लिए आप बोलिए जी। तो चलिए सर, इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी आपको एक बार ये होमवर्क में दिया है, तब तक अभी तक आप दोस्तों ने मेजॉरिटी ने आंसर नहीं दिया। चैट बॉक्स में मेजॉरिटी दोस्त आंसर कर रहे हैं, लेकिन फिर से इंतजार करेंगे आज इस क्वेश्चन का कि आप दोस्त जो है इसका आंसर हमें
कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। ठीक है जी, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सर आंसर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो देखेंगे, लेकिन आप इसका आंसर हमें जो है चैट बॉक्स में छोड़कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हम आपको क्लास में होमवर्क के लिए ज़रूर देंगे। चैप्टर नंबर 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद, बोलिए जी किसके साथ डील कर रहा है? चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन 7 चैप्टर नंबर 5 किसके लिए डील कर रहा है? चलिए इंतजार करेंगे आप सबका कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल जी, किसके लिए 5 के लिए बात जब बात करेंगे तो COB इरफान बशीर साहब कुछ कह रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो बेहतर रहेगा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सुमन शर्मा कह रहे हैं कि सर साफ नहीं दिख रहा है, प्लीज़ आप कंफर्म करेंगे सारे दोस्त, आपको सफाई जो है क्वेश्चन अच्छे दिखाई दे रहे हैं सारे दोस्तों को, प्लीज़ कंफर्म कर दिए सारे दोस्त, क्योंकि हमने सर कोशिश की है कि 1080 पर ये जो है वीडियो चलनी चाहिए। आप जो है प्लीज़ क्वालिटी इंक्रीज़ करेंगे बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे, प्लीज़ कंफर्म करेंगे सारे दोस्त। पिक्चर क्वालिटी अच्छी आ रही है सर? एक बार कंफर्म कर दीजिए सारे दोस्त। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं। डैश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। शुक्रिया चौधरी साहब, एजुकेशन फॉर ऑल न्यूटन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कंफर्म कर दिया, अच्छी आ रही है। आप आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8 डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। तो कहाँ मिलेंगे ये? हालांकि आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस हैं वो पंचायत से पूछेंगे, तो इसका आंसर दीजिए सर। 8 के लिए आप क्या देंगे सर? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आगे बढ़िए। 12 ठीक है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर ए डैश टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो आपका पंचायत से डील कर रहा है मेरे दोस्त, इसमें बताया गया है, एक प्रस्ताव रखा गया है, डैश टायर सिस्टम जो है पंचायती राज का होना चाहिए हर स्टेट में। तो किस तरह का आपके पास आंसर आना चाहिए इसका? ठीक है जी, अगर आप 3 दे रहे हैं तो वो 3 लिखे दीजिए क्या क्या होना चाहिए, तो बात बनेगी। क्वेश्चन 9 के लिए आप क्या देंगे सारे? ऑप्शन नंबर A 3, वो 3 कौन कौन है जरा नाम लिखे देगी कोई, हम इंतजार करें आपका। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर ए डैश टर्म ऑफिस टू पंचायतीज एट एवरी लेवल। ये भी आपके पास JKSB PYQ है। ठीक है जी, ठीक है जी, इसका आंसर बताएं सर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोला जा रहा है जो आपके पास 1992 का है, प्रोवाइड्स फॉर ए डैश टर्म ऑफिस टू पंचायतीज एट एवरी लेवल। बहुत अच्छे, बट जी बेहतर। इसका आंसर आप बताएंगे सारे दोस्त? तो कितने टाइम के लिए? बिल्कुल 5 ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन 11 अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 विच आर फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पावर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के बारे में बात करेंगे, तो पावर एंड फंक्शंस अगर आप देखते हैं BDC के, इनमें से कौन सी बात है जो फिट नहीं बैठती है, जो इनकरेक्ट है? और आपको बड़ा क्वेश्चन देखकर अगर आप मुश्किल हो रही है तो हम ये बताते चाहें भाई साहब ये क्वेश्चन भी JKSB में पूछा हुआ है, सेम ऑप्शन सेम लैंग्वेज बिल्कुल इसी तरह से। बोलिए जी कौन सा अधिकार नहीं है, किसकी बात करें अगर आप? पावर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। तो सुपरवाइज प्लान रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रूरल, ये काम तो सर बिल्कुल कर सकती है अगर आप बात करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस टू हल्का पंचायत, ये बात भी बिल्कुल जायज़ है सर। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सुपरविजन, ये भी बात सही है, लेकिन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का काम सर इनको अधिकार है? सर बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल A आंसर देंगे सारे दोस्त, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन नंबर A बच रहा है, क्योंकि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन आप पंचायत में वार्ड एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट, ये काम सर आपके पास पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 12 अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट द मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व जो करके रखी है हमने वुमेन्स के लिए आप शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एट ईच टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। बोलिए बताइए इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास JKSB का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलिए जी अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पूछा जा रहा है कि रिजर्वेशन की बात करेंगे वुमेन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एट ईच टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम।
चलिए चलिए, जिस तरह से आप दोस्त बोलेंगे वैसे क्लासेस चलाएंगे। आप बोलिए कल आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से बात करेंगे, लेकिन अभी आज की क्लास में आंसर दीजिए। वन थर्ड सारे सही दे रहे हैं, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 1/3। चलिए सर, इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पर बात कीजिए। स्टार्टेड इन, बोलिए जी, इसका आंसर बताइए अभी सारे दोस्त। बिल्कुल 26 नवंबर 1946, वो डेट सबको याद है। बिल्कुल बिल्कुल, काजी शर्मा जी बेहतर है, हमने वो कह दिया आपको 1946, अच्छी बात है। वो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 आप आंसर देंगे। ठीक है, द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व वाज स्टार्टेड इन, तो किसके माध्यम से स्टार्ट किया गया था? तो करेक्ट आंसर मॉन्टेग्यू शेल्मफोर्ड रिफॉर्मर्स, जिसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900, हाँ जी, 19 के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए। ड्यूरिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन नवंबर 1946, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ, तब आपका टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी ये पूछी जा रही है। जब आपका 1946 में आपने कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, तो तब आपके पास स्ट्रेंथ क्या थी? सीट्स की स्ट्रेंथ आपके पास कितनी आ रही है टोटल तब उस टाइम पर? बोलिए जी, इसका आंसर सारे दोस्त देंगे सर। नन अदर देन 389, ठीक है, जिसमें आपके पास 296 आपके पास जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स आ रही थी और 93 आपके पास प्रिंसली स्टेट्स आ रही थी। तो करेक्ट आंसर 389 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी। प्रिम्बल जो है ये मॉडिफाइड वर्जन है, किसका मॉडिफाइड वर्जन है, बोलिए सर। प्रिम्बल मॉडिफाइड वर्जन किसका आ रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इतिहास की बात है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने सर ये मूव किया था असेंबली में, और उसको हम जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विच आर फॉलोइंग हेडेड ए फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, नीचे दिए गए ऑप्शन में से किन्होंने हेड किया था, किन्होंने सर ऑप्शन में से हेड किया था फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी? कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, जैसे आपके पास यूनियन पावर की कमेटी होगी जो जवाहरलाल नेहरू साहब के पास थी, आपके पास यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जो आपका जवाहरलाल नेहरू के साहब के पास थी, डॉक्टर कमेटी पर क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास आ रही है। तो इनमें से एक कमेटी है जो आपके पास हमारे, बोलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सारे दोस्त, इसका आंसर बताइए कि फंडामेंटल राइट सब कमेटी, क्या आंसर आप देना चाहेंगे जी? कृपलानी साहब, जे बी कृपलानी, बड़े इंपॉर्टेंट नाम। तो पटेल का नाम नहीं देंगे मेरे दोस्त, सरदार पटेल के लिए जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप प्रोविजनल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके लिए आप नाम देंगे। जो एडवाइजरी कमेटी बन रही थी फंडामेंटल राइट्स पर, उसके लिए आप मेरे दोस्त सरदार पटेल का नाम देंगे, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये बात हो रही है कि सब कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट्स की, तो सब कमेटी के जो सरबराह थे जे बी कृपलानी थे, बहुत अच्छे। हाउ मनी शेड्यूल्स वायर प्रेजेंट ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन 1949, ठीक है, जो आपके पास ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा था आपके पास 1949 में, उसमें ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे? आज कितने शेड्यूल हैं वो नहीं पूछा जा रहा है, बचा तब कितने शेड्यूल थे वो पूछा जा रहा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरफान बशीर जी कुछ कह रहे हैं रॉन्ग, बताइए सर कहाँ पर आपको लग रहा है प्लीज। जी जी, हो सकता है इरफान बशीर जी आपको जो है कंफ्यूजन हो जाए कि फंडामेंटल राइट्स की कमेटी की हम बात कर रहे हैं। एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स पर थी उसके जो सरबराह थे वो सरदार पटेल थे, लेकिन हम अगर आपसे पूछें कि फंडामेंटल राइट्स के लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी, तो उस सब कमेटी के आपके पास जे बी कृपलानी आ रहे हैं। प्लीज आगे बढ़िए, इसका आंसर बताइए। हाउ मनी शेड्यूल्स वाई प्रेजेंट ओरिजिनली, कितने थे वो? चलिए रफ्तार से आंसर दीजिए, टाइम आपके पास बिल्कुल कम है। तो आपको पता होना चाहिए 395 आपके पास आर्टिकल्स आ रहे थे, 8 शेड्यूल्स आ रहे थे, 22 पार्ट्स आ रहे थे। ठीक है बेहतर। विच आर फॉलोइंग इज यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बोलिए इसका आंसर बताइए। यूनिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है कि आपके पास फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बेसिस, तो कुछ फेडरल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, कुछ यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि यूनिटी कैरेक्टरिस्टिक कौन है। दो गवर्नमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो ये तो फेडरल का ही आपके पास आ जाएगा बात। डिवीजन ऑफ पावर ये भी आपके फेडरल में आ जाएगा, हाँ जी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी फेडरल में आ गया, लेकिन आपका यूनिटी में बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है बेहतर है। The concept of fundamental duties in Indian constitution has been inspired from,
किससे इंस्पायर होकर सर ये लिया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट है, क्योंकि आपको पता है जब इमरजेंसी लगी थी इनकी ज़रूरत जो है आन पड़ी थी, महसूस हुई थी इमरजेंसी के दौरान। 1977 के दौरान इनकी ज़रूरत जो है आन पड़ी थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे किससे मुतासर हुए हैं? नन अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। बहुत अच्छे, बेहतर बेहतर, रफ्तार से आंसर सब दोस्त देंगे। द राइट टू वोट एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। राइट टू वोट एज जो है 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। किस आपके पास एक्ट के माध्यम से? बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट था, बोलिए जी। ऑप्शन दिए जा रहे हैं, किस एक्ट के माध्यम से ये चीज़ जो है मुनासिब हुई है, पॉसिबल हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था ये पूछा जाए तो 1988। याद है सबको? ठीक है जी। विच आर फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट एडेड इन प्रिम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बोली जी, जो आपके पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। कब हुआ है ये पूछा जाए तो, क्योंकि ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। 19 आपके पास ये आपके पास जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है कब हुआ है ये पूछा जाए तो आप डेट क्या देंगे? उसका डेट हमें लिख दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कौन से वर्ड नहीं ऐड किया गया? सोशलिस्ट तो किया गया है, सेक्युलर भी किया गया है, इंटीग्रिटी भी किया गया, लेकिन रिपब्लिक जो है नहीं किया गया है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल रिपब्लिक ही आ जाएगा। बेहतर। विच आर फॉलोइंग टर्म इन प्रिम्बल वाज नॉट टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन सा जो है चीज़ प्रिम्बल में इंक्लूड नहीं की गई है, या आप बोलें प्रभावित नहीं हुए हैं इस बोर्ड के लिए वहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपके पास 1789 टू 1799, ये पीरियड आप याद रख सकते हैं। फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक जो है इसमें आप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए रफ्तार से आंसर दीजिए। इंडिया इज ए एंड डैश यूनियन ऑफ डैश स्टेट्स। ठीक है जी, इंडिया किस तरह की यूनियन है, किस तरह की स्टेट्स का? बोली बोली, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास आ रहे हैं। ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर वही आंसर पढ़िए, जो वही ऑप्शन पढ़िए जो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। क्योंकि आपको पता है सर यहाँ हम जो है चेंज कर सकते हैं स्टेट्स में। तो आपके पास इंडिया जो है एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन आ रहा है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का। इनडिस्ट्रक्टेबल कहाँ पर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर 3, 2, 1 कहाँ पर इनडिस्ट्रक्टेबल है? डिस्ट्रक्टेबल, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है ये चीज़ें। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल आपके पास। ठीक है जी, बेहतर है। 14 पूछा जा रहा है कि विच आर फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्मेड इन इंडिया। पहली जो लैंग्वेज के माध्यम से स्टेट बनी थी वो कौन सी थी? क्योंकि आपको पता है सरदार कमीशन हमारे पास था, जेवीपी कमेटी बनी थी आगे चलकर। ठीक है जी, तो लैंग्वेज के बेस पर पहली स्टेट कौन बनी थी? बोलिए जी। क्वेश्चन 14 के लिए आप क्या देंगे आंसर सर? अक्टूबर 1953 में पहली स्टेट बनी थी लैंग्वेज पर, वो आपके पास आंध्रा की स्टेट थी, जब उन्होंने सर तेलुगु स्पीकिंग को अलग किया था मद्रास से। ठीक है ठीक, उम्मीद करेंगे सर ये क्वेश्चन आप बड़े बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। बेहतर। इफ समवन वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट ही शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, विच आर्टिकल स्टेट इज दिस? अगर अपनी मर्जी से वॉलंटरी किसी और स्टेट की आप और किसी मुल्क की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आप सिटीजन नहीं रहेंगे इंडिया की। ये चीज़ कहाँ बोली गई है, किस आर्टिकल में आपके पास फराम की गई है? बोलिए। क्वेश्चन 15 के लिए आप आंसर क्या देना चाहिए? क्विक, जल्दी जल्दी, कम से कम समय में जो है आंसर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हम आज की क्लास में आपके साथ कर पाएँ प्लीज़। तो ये सर कहाँ बात बोली गई है? नन अदर देन आर्टिकल नंबर 9 में सर ये चीज़ें हमें जो है फराम की गई हैं, बोली गई है। इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मनी फंडामेंटल राइट्स वायर दियर। जो आपके पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला था, ठीक है जी, तो उसमें आपके पास कितने फंडामेंटल राइट्स आपको दिखाई दे रहे थे? बोलिए जी। ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, क्विक आंसर दीजिए सब, क्विक आंसर, कम से कम समय आपके आंसर आना चाहिए सर। ठीक है जी, वो कितने थे सर? नन अदर देन, वो तो आपके पास सर 7 थे, क्योंकि एक जो आपके पास आ रहा था जो आपके पास प्रॉपर्टी था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था, इसको सर फंडामेंटल राइट से अलग किया हुआ था। अभी सर ये आपका लीगल राइट तो है, ये आपके पास अभी आर्टिकल नंबर 300A में मौजूद है, पार्ट नंबर 12 में, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अभी आपके पास 7 नहीं, तो ये तब आपके ओरिजिनल पूछे जाएं तो आप 7 की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छा, बेहतर। बोलिए जी। फ्रॉम द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। बोलिए सर, रूल ऑफ लॉ के 3 एस्पेक्ट्स हैं, इनमें से कौन सा एक रूल ऑफ लॉ का एस्पेक्ट जो है, एक जो पॉइंट है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है?
ठीक है जी, जिसको प्रोपोन किया था आपके पास A.V. डेकोय साहब ने। तो 3 चीज़ें से बोली गई हैं। अगर आप बात करेंगे किसी रूल लॉ की, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पहली 2 बातें जो हैं सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर खड़ी उतर रही हैं, लेकिन तीसरी बात नहीं उतर रही है, क्योंकि प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजल्ट ऑफ राइट्स आ रहा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ले सकते हैं। इसलिए सर तीसरी बात इसमें अलग आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आप आराम से ले पाएंगे। बेहतर बेहतर। विच आर फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स डील विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है जी, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हम बड़े बेहतरीन से पढ़ते हैं। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है एबॉलिशन ऑफ आपके अनटचेबिलिटी के साथ डील कर रहा है? बोलिए जी, कोई आंसर दीजिए सर इसका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आपके पास अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 था, उसको हमने सर अमेंड किया था, चेंज किया था 1976 में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट नाम दिया था उसको 1955 का। हाँ जी, इरफान बशीर जी, किसको रिमूव मत करें प्लीज, आप कुछ बोल रहे हैं रिमूव मत करो। क्वेश्चन 17 के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए 18 जो है, इसके लिए आप आर्टिकल कौन सा देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, आर्टिकल नंबर 17 बेहतर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है, पूछा जा रहा है कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय ए कोर्ट इज। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर ब्लॉग लवर जी। अब इसका आंसर दीजिए हमें। क्वेश्चन 19, डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय द कोर्ट, ये आपके पास कहाँ मिल रहा है? इसकी बात कहाँ दिखाई दे रही है? क्योंकि डिटेंशन 2 तरह का देखने को मिल रहा है, एक तो पुनिटिव हो गया, एक तो आपके पास प्रिवेंटिव हो रहा है। चलिए, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय द कोर्ट कहाँ मिलेगा सर? ये आपके पास नन अदर देन प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सर अगर आप इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले भी ये कई बार आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं इरफान जी। चलिए इसका आंसर दीजिए सारे। क्वेश्चन 20 क्या पूछा जा रहा है? एज फार एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंसिडर्ड, आर्टिकल डैश डील विद राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिकल डैश डील विद राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस। बोलिए जी। ठीक है जी, आंसर दिए सारे दोस्त। कौन सा आर्टिकल सा डील कर रहा है? अगर आप इंडिविजुअल की बात करेंगे, अगर आप राइट टू आपके पास रिलीजियस की बात करें, फ्रीडम टू रिलीजन। ठीक है जी, 25 to 28 क्या बात करें सर? ये बात क्या पूछे हैं? क्वेश्चन समझिए, हम बात क्या पूछे हैं सर? हम बात कर रहे हैं कि राइट टू फ्रीडम में आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए आप 25, 26, 27 कह रहे हैं, लेकिन बात क्या पूछे हैं? क्वेश्चन तो समझो भाई, क्या पूछे हैं कि आर्टिकल कौन सा डील कर रहा है राइट ऑफ इंडिविजुअल के साथ? राइट ऑफ इंडिविजुअल के साथ बात करेंगे सर, आर्टिकल नंबर 25 कर रहा है डील। अगर आप डील करेंगे राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो उसके लिए आपके पास आर्टिकल नंबर 26 डील कर रहा है, जो आपके पास अधिकार देता है, फ्रीडम देता है ताकि मैनेज किया जा सके रिलीजियस अफेयर्स को। ये आर्टिकल नंबर 26 में बात की गई है। 28 में कहाँ जा रहे हैं सारे दोस्त? 25 और 26, 25 एंड 26, इनमें से कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी ने बेहतर बेहतर। इसका आंसर अब सारे दोस्त बताएंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? क्वेश्चन 21 स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कैन इश्यू रिट्स अगेंस्ट द पर्सन थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इज कंसिडर्ड ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन सी बात इनमें से सच है? बोलिए बोलिए, जल्दी आंसर दीजिए हमें। बोलिए बोलिए सर, करेक्ट आंसर रिट्स के लिए बात पूछी जाए तो कौन सी बात इसमें सच आ रही है? तो बिल्कुल सर, पहली बात बिल्कुल सही, 16 में सच आ रही है। दूसरी बात भी बिल्कुल करेक्ट आ रही है। तो करेक्ट आंसर आपके लिए क्या देंगे सर? बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर फॉलोइंग एक्ट्स एज द बुलवर्क ऑफ, आप किसका देखेंगे? इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। तो चलिए सर 35 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 35 क्वेश्चन तक, 13 क्वेश्चन और करेंगे तो इस क्लास को फिर समाप्त करेंगे। बेहतर तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा इसके माध्यम से। आप बोलिए इसका आंसर। बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन, तो कहाँ मिलेगा सर ये आपके पास? किसको आप मान लेंगे? ठीक है जी,
टू हैव द बॉडी ऑफ हेबियस कॉर्पस। बहुत अच्छे। विच आर फॉलोइंग इज बोथ प्रिवेंटिव एंड एज वेल एज क्यूरेटिव। ठीक है जी, कुछ तो सर प्रिवेंटिव है, कुछ तो आपके पास क्यूरेटिव आ रहे हैं, तो दोनों का काम कौन कर रहा है इनमें से? बिल्कुल जी, बोलिए जी। लास्ट ऑफ जी किसका कह रहे हैं? हाई कोर्ट हैव आल्सो पावर्स। चलिए इसका आंसर अभी फिलहाल दीजिए हमें। ठीक है जी, बेहतर। ऑप्शन नंबर 2 सबका आंसर सही आ रहा है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय। फंडामेंटल राइट्स की रिस्ट्रिक्शन हो रही है जब मार्शल लॉ किसी एरिया में लगा होगा, ये चीज़ आपके पास कहाँ मिल रही है? बोलिए भाई साहब, कहाँ मिल रही है? क्योंकि दो आर्टिकल्स एक साथ आपको मिल रहे हैं, एक तो 33 वाला हो गया, एक तो 34 वाला हो गया। 33 वाला सर जो आपके पास आर्मड फोर्स हैं उनके जो राइट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है वगैरह, तो मार्शल लॉ अगर लग रहा है तो अधिकार मिल रहे हैं आर्टिकल नंबर 34 में। करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 34। ठीक है रजनी जी, आप बोलिए किस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, बेहतर से करेंगे, क्योंकि सर हमने ये क्लास जो है बिल्कुल आपके क्लास एग्जामिनेशन से बिल्कुल पहले लाई हुई है ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। जैसे हम एज मॉक टेस्ट क्लास आपको दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको लगे सर बात करनी है तो बेहतर से करेंगे, कोई बात नहीं। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बोलिए सर, इनमें से सर कौन सा एक आप क्रिटिसिज्म नहीं मानेंगे फंडामेंटल राइट्स का? क्योंकि बहुत सारे आलोचना करने वाले तो बहुत सारे थे, देखने को मिले थे। किसने कहा था सर आपके पास ये एक्सेसिव लिमिटेशंस आ रहे हैं, इसमें कोई सोशल या इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। ठीक है जी, जैसे सर इवर जीनिंग साहब ने कहा था कि पैराडाइज आपके पास जो वकील आ रहे हैं उनके लिए सर ये आपके पास पैराडाइज बन के आ रहा है। तो लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये इसकी जो है सिफत आ रही है। हाँ, बहुत बहुत अच्छे बिलाल कुमार साहब ने आपके पीछे क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतर तरीके से खोल के आंसर दिया है, बेहतर जी। क्वेश्चन नंबर 26, डीपीएसपीज आर कंसिडर्ड इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपीज आपके पास किस पार्ट में आपको दिखाई देंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको किस पार्ट में दिखाई देंगे? चलिए बोलिए जी। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर रफ्तार से आंसर दिए सर, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं। तो डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, कहाँ दिखाई देंगे सर? नन अदर देन, हाँ जी, पार्ट नंबर, चलिए जी पार्ट नंबर 4 में हम सर इसको देखते हैं। रफ्तार से आंसर दिए सारे दोस्त। 27, विच आर फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेशन वायर कंसिडर्ड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए किस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उस पर गौर फरमाया गया था, उस पर बात की गई थी? चलिए आंसर बताइए सर। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछे हैं सर, किस कमेटी की रिकमेंडेशन जो हैं, किस कमेटी की जो सिफारिशात हैं उस पर गौर फरमाया गया था, बात की गई थी? ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है सर 1975 1977 के बीच में जब आपको इमरजेंसी लग रही थी, उस दौरान इनकी ज़रूरत आन पड़ी थी, यूएसएसआर से हम मुतासर हुए थे। तो सरदार जो आपका सॉरी जो सवारण सिंह की कमेटी थी उससे सर ये बात सामने आ रही है। 1976 में ये कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के माध्यम से, और इसके जो सरबराह थे सवारण सिंह थे। फंडामेंटल ड्यूटीज बाय एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। हु अमंग द फॉलोइंग वाज लॉ मिनिस्टर एट दैट टाइम। फिर से दो क्वेश्चन हम आपको इस पर देंगे, एक क्वेश्चन पर ये आप बात कीजिए, एक क्वेश्चन आके हम आगे और हम आपको देंगे। इसका हमें पहले बताइए कि भाई साहब तब लॉ मिनिस्टर कौन थे? पीएम तो आप सारे जानते हैं, लेकिन लॉ मिनिस्टर कौन थे? चलिए इसका आंसर सारे देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, बोलिए जी। आचार्य गोवड़े साहब। भाई साहब आंसर इस क्वेश्चन में क्यों आप टाइम ले रहे हैं? हाँ, ये देखिए, ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह का मानेंगे आप? क्या ये रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, या सिंथेसिस आ रहा है दोनों का? क्योंकि अगर आप बात करेंगे, हमारे पास सर एक आर्टिकल देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे आप 368 आर्टिकल नंबर 368 कहते हैं, जो पार्ट नंबर 20 में आपको दिखाई देता है। वहाँ आपके पास अधिकार मिलते हैं पार्लियामेंट के, वो सर अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इससे माध्यम से हम कह सकते हैं, हाँ जी, क्या कह सकते हैं कि भाई साहब ये तो ना तो पूरे के पूरा फ्लेक्सिबल है जैसे ब्रिटेन का आपके पास लेंगे, ना तो रिजिड है जैसे यूएसए का आ रहा है, इन दोनों के बीच में सर आ रहा है।
तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही लेंगे, बोथ, सिंथेसिस ऑफ बोथ। 2 अक्टूबर 1959 विच आर फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज। बोलिए सर, पहली स्टेट कौन बनी थी जिसने पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया था? 2 अक्टूबर 1959। बोलिए जी, सारे दोस्त जितने देख रहे हैं सबका आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि सर आपके पास शुरुआत ही आपके पास बलवंत राय की कमेटी से हो रही है, जो कमेटी आपके पास 1957 में बनाई गई थी, जिसकी सिफारिशात को एनडीसी ने माना था, जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, एक्सेप्ट किया था कुछ रिकमेंडेशन की, इसके माध्यम से राजस्थान जो थी वो आपके पहली स्टेट बनी थी। करेक्ट आंसर आपका राजस्थान आ रहा है। राजस्थान का वो एक इंपॉर्टेंट जगह आ रहा है जिसे आप नागपुर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है बेहतर। रिगार्डिंग पंचायती राज विच आर फॉलोइंग कमिटी यूज इट टर्म ग्रास विदाउट रूट्स। ग्रास विदाउट रूट्स किस कमेटी ने सर इस्तेमाल किया था? जब आपने बात की थी बाई कहा था कि जो ब्यूरोक्रेशन हो रही है, इन्होंने सर बिल्कुल डाइवर्स किया हुआ है पंचायती राज को अपने मकसद से। चलिए चलिए, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान के बाद बहुत सारे स्टेट्स ने फिर आगे आगे करते रहे, लेकिन पहला पूछा जाए तो पैसे पहले आप नागपुर डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं। यहाँ पूछा जाए आपके पास कि पंचायती राज के बारे में बात करेंगे, किस कमेटी ने जो है टर्म ग्रास विदाउट रूट्स का इस्तेमाल किया था? तो ये चीज़ें आप मेरे दोस्त, हाँ जी, तो ग्रास जीवीके से आप ग्रास जी जी इस तरह से याद रखिए तो याद हो जाएगा। जीवीके जो राव की कमेटी जो आपका 1985 में देखने को मिल रही थी। बेहतर। जुलाई 1989 में पूछा जाए कि राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर पंचायती राज इन लोकसभा। तो इनमें से कौन सी बात जो है विच आर फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात इनमें सच आ रही है? क्योंकि पहली बार जो है राजीव गांधी की जो सरकार थी 64, आगे चल के नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट हम ले रहे हैं, जिसमें सर आगे चल के बेहतर तरीके से काम हो रहा है, लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी। जो आपका गैजेट कमेटी की रिकमेंडेशन थी उनको सर मानते हुए सर ये बिल लेके आए थे। हाँ जी, जुलाई 1989 में इस बिल को सर अगस्त 1989 में लोकसभा से पास किया गया था, लेकिन राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? बिल बात पास इन लोकसभा, रिजेक्टेड इन राज्यसभा। बिल्कुल ठीक है जी, याद रखना है आपको। विच आर फॉलोइंग प्रेसिडेंट गेव एसेंशियली, ये क्वेश्चन जो है हमने आपको होमवर्क के लिए रखा है। दो क्वेश्चन हमने आपके लिए आज की क्लास में होमवर्क में रखे हैं, ये उनमें से एक क्वेश्चन है कि कौन से तब प्रेसिडेंट थे जिन्होंने एसेंट दिया था 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? बोलिए जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जो है उन्होंने सर ये लाया था 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 का, जो 24 अप्रैल 1993 में वजूद में आ रहा है, केम इंटू फोर्स आ रहा है। ठीक है, लोकसभा में आपसे पूछा जाए तो 22 दिसंबर 1992 की आपके पास डेट आ जाती है, और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 में आ रही है। प्रेसिडेंट एसेंट जो है लगभग आप 20 अप्रैल 1993 में आ रहा है। तो कौन प्रेसिडेंट थे ये हम आपसे पूछ रहे हैं, या आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे, इंतजार करेंगे आप दूसरों का। अंडर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, विलेजेस हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग डैश लेक्स मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। बोले सर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये फराम किया गया है, ये सुलह फराम की गई है कि कुछ विलेज जिनकी पॉपुलेशन इससे ज़्यादा नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करें इंटरमीडिएट लेवल, तो कोई बात नहीं है। बोलिए सर 34 में आप आंसर क्या देंगे? रफ्तार से आंसर दीजिए तो बात बनेगी सर। चलिए चलिए, हाँ जी, कितने लाख के लिए आपके पास रियायत है? अभी सर हम पिछले क्वेश्चन प्रेसिडेंट का नाम आपके लिए पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इंतजार करेंगे आप दोस्तों का आंसर के लिए। तो 20 लाख सारे दोस्त जानते हैं। बहुत अच्छा, चलिए 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैज गिवन प्रैक्टिकल शेप टू विच आर फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी। ठीक है जी, तो किस आर्टिकल को इन्होंने जो है प्रैक्टिकल शेप दी है? अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे तो किस एक्ट को इन्होंने सर आप प्रैक्टिकल शेप मानेंगे दी है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? आर्टिकल नंबर 40 को, जो लगता है आपके पास ऑर्गेनाइज करने के लिए विलेज पंचायत को। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने महज एक कोशिश की आपके लिए कि भाई साहब आपके आने वाले एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए आपके पास
ये 35 और 15 50 क्वेश्चन का आपके पास सेट लाए हुए हैं। 50 में से आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं टोटल, ये आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हम कोशिश करें आप दोस्तों के साथ बड़े बेहतरीन तरीके से जो है हर तरह के टॉपिक आपके साथ लाने के लिए। उम्मीद करेंगे कि बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें जो है आप सीख रहे हैं। गुजारिश करें आप दोस्तों से कि अगर आप रिवाइज करें चीज़ों को बेहतर तरीके से, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।